अस्सलाम वालेकुम गाइस पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे सीबी माइनस सीबी इक्वल टू आर के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आप देखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा लॉ है जिसका हम स्टेटमेंट ये पढ़ते हैं, व्हेन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जब हीट एनर्जी को हम ट्रांसफर करें मैकेनिकल एनर्जी के अंदर तो और जो सिस्टम की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है? एक्सप्लेनेशन हमारे पास कुछ ऐसी है कि हमने सपोज कर लिया कि एक सिस्टम है, उसको हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मींस डेल्टा क्यू प्रोवाइड करें सिस्टम को। तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने पर जो हमने ये देखा कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इफेक्ट है, मींस इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुई और सिस्टम ने कुछ यूजफुल वर्क डन किया। तो इस लिहाज से जो हमारा डेल्टा क्यू बन गया वो हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू जो हो गया हमारे पास वो बन गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हम चलते हैं इसकी प्रोसेस या एप्लीकेशंस बोल दें आप, एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं। तो एप्लीकेशंस के ऊपर चलने से पहले आपको चारों एप्लीकेशन के नाम पता होने चाहिए। चार एप्लीकेशन के नाम क्या हैं हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी चार एप्लीकेशंस के ऊपर। सबसे पहली एप्लीकेशन का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। सबसे पहली एप्लीकेशन का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहे तो हम उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम चलते हैं इसकी कुछ वर्टिकल्स मींस सिलेंडर डायग्राम के ऊपर। तो सिलेंडर डायग्राम देखने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि भाई हमने एक सिस्टम है, एक सिस्टम मींस एक दो सिलेंडर ले लिए। तो हमने उसके इनिशियल पैरामीटर हमने जब नोट डाउन किए तो नोट डाउन करने पे जो हमारे पास इनिशियल पैरामीटर नोट डाउन किए जिससे हमें देखा कि जो हमारा प्रेशर था वो प्रेशर P1 था, वॉल्यूम हमारे पास V1 था और टेम्परेचर T1 था। और जो ये पिस्टन यहाँ पे है ये इसका डिस्टेंस जो है यहाँ तक वो T1 है। जब हमने इस सिस्टम को हीट दी मींस हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने पे क्या हुआ कि जो इसका प्रेशर है वो तो रिमेन्स कांस्टेंट रहा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट रहा। जो इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम इसका चेंज होकर V2 हो गया और जो टेम्परेचर है वो चेंज होकर T2 हो गया। और ये पिस्टन जब प्रेशर मींस जब वो हीट की तो ये जो पिस्टन है ऊपर चला गया तो इसने ऊपर तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हमने नाम दे दिया D2 और पहला डिस्टेंस क्या था हमारे पास D1। तो ये जिसकी सिलेंड्रिकल डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन।
अब हम चलते हैं इसके कुछ मैथमेटिकल वर्क है इसका, वो देख लेते हैं। मैथमेटिकल कुछ वर्क मैथमेटिकल है, वो देख लेते हैं। तो इस पे जाहिर सी बात है कोई वर्क डन भी अप्लाई होगा। वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़ गया है मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। अब जाहिर सी बात है प्रेशर अप्लाई, प्रेशर की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्क डन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो हम वो देखते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे अब ये ए यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मैं अगर पी ए यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी ए डी। और पी ए डी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये होगा। पी डेल्टा वी कैसे लिखा, आइए वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। वो किस तरह किया मैंने, वो मैंने इस तरह किया कि जैसे कि एरिया का यूनिट जो है हमारे पास वो है मीटर स्क्वायर, और डी मीन्स ये इसका यूनिट है मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब हमारे पास यूनिट होता है किसका, वॉल्यूम का। अगर मैं इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं पी डेल्टा वी देख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन भी लिख सकते हैं, या प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये था हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस का मैथमेटिकल थोड़ा सा वर्क था इसका, ठीक है। अब हम आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ के ऊपर चलते हैं, और ग्राफ इसका बहुत ही सिंपल सा है, तो वो देखते हैं। हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ हमारे पास तो इसके ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। अब ग्राफ के बारे में बात करनी है, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, P1 V1 T1 P1 V2 T2। चूंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास जो है वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं दो तरफ P1 सेम लिखा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ को हम ये भी कह सकते हैं कि this PV diagram of isobaric process shows us horizontal straight line। ये PV डायग्राम आइसोबैरिक प्रोसेस का हमें क्या शो कर रहा है, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को आप एक और नाम दे सकते हो, उसका नाम क्या है, चार्ल्स लॉ। क्यों, चार्ल्स लॉ के अंदर आपको क्या है, चार्ल्स लॉ के अंदर आपको क्या है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है आपके पास चार्ल्स लॉ के अंदर, इसीलिए आप इसको चार्ल्स लॉ का भी नाम दे सकते हो। आगे चलते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे हम। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो
तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस के हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम चलते हैं, तो वो क्या है हमारे पास कि हमने एक दो सिलेंडर लिए और दो सिलेंडर के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस रखते हैं, मींस एक गैस रखी एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, जब उस गैस को वर्किंग सब्सटेंस के रखा तो हमने उसका पैरामीटर्स नापे, मींस उसके प्रेशर वगैरह और वॉल्यूम वगैरह जब देखा तो वॉल्यूम वगैरह जो उसका हमारे पास प्रेशर था, एक सिलेंडर है, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्या था हमारे पास कि हमने दो कंटेनर वेसल ले लिए, उसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस मीनिंग गैस रखी एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, एज अ वर्किंग सब्सटेंस हमने गैस रखी, तो क्या हुआ कि जब जो इनिशियल पैरामीटर हमारे पास से प्रेशर था वो प्रेशर P1 था, और टेम्परेचर हमारे पास T1 था, और वॉल्यूम हमारे पास V1 था। अब हमने क्या किया, जब जब हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने की सूरत में जो गैस के इंटरमोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है, मींस इंटरमोलिकुलर जो उसकी एनर्जी है गैसेस की, वो एकदम बढ़ी। एकदम बढ़ने से क्या हुआ कि जो पिस्टन था, उस पिस्टन की सरफेस में भी जाहिर सी बात है उसकी इंक्रीजमेंट आई। तो इस इंक्रीजमेंट को और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो हमने जो जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी हमारी सिस्टम के ऊपर, मींस अंदर फिशन सिस्टम में, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर मजीद अप्लाई किया, मींस एक्सटर्नल प्रेशर और अप्लाई किया। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की सूरत में जो हमारे पास नया प्रेशर आ गया वो हमारे पास क्या बन गया, P2। और इस चक्कर में हमारे पास जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे पास बिल्कुल क्या रहा, कांस्टेंट। तो हमने जब मींस शीट दे ली और सब कुछ बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि भाई फाइनल पैरामीटर में किस में चेंजिंग आई है, तो हमारे पास किस में चेंजिंग आई, एक तो प्रेशर में, एक किस में, टेम्परेचर में। तो दो चीज़ों में हमारे पास चेंज आई और एक चीज़ हमारे पास रिमेन्स क्या रही, कांस्टेंट, हीट सप्लाई करने के बाद। अब चूंकि अब इस पे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर मींस के जो पिस्टन था, दोनों पिस्टन दोनों पिस्टन एक अपनी जगह से निकले, मींस ना उन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। अगर उन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा तो फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसकी जगह जीरो पुट करता हूँ तो F मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो मैं अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अगेन बताना चलूँ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो वर्क डन जैसे कि जीरो है आपको पता है, तो ये बराबर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के, मींस के जो हीट सप्लाई की जा रही है आइसोकोरिक प्रोसेस में, होल्ड हीट सप्लाई जो की जा रही है वो बराबर हो जाएगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इसकी पीवी ग्राफ के ऊपर। पीवी ग्राफ क्या है वो समझते हैं। पीवी ग्राफ का कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही सिंपल सा है। क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P1 V1 T1 P2 V1 T2। ठीक है, तो ये था हमारे पास
आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है द पीवी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्क्राइब एज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। मीन्स के नीचे आप लाइन लिखेंगे द पीवी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस शोज अस अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में बात करूंगा। अब तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।